नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने यूपी के विकास को नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक कदम बताया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस आधुनिक एयरपोर्ट परियोजना से विशेष रूप से प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार और अवसरों के नए रास्ते खुलेंगे और क्षेत्रीय विकास को तेज गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी उल्लेख किया है कि यह परियोजना विकसित यूपी और विकसित भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जो कि राज्य की राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। उन्होंने खुशी जताई कि यूपी अब देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है जहां पर सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का सुविधा उपलब्ध हो रही है, जिससे प्रदेश की आर्थिक, औद्योगिक और पर्यटन संभावनाओं को नई उड़ान मिलने वाली है। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे मानहानि मामले में आगामी 6 अप्रैल को अगली सुनवाई निर्धारित की गई है और इस मामले में कांग्रेस सांसद पहले ही अदालत में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज करा चुके हैं और अब वर्तमान में जमानत पर है और ये मामला दीवानी न्यायालय की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है, जहां पर अदालत निर्धारित तिथि पर आगे की कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी और इस प्रकरण को लेकर राजनीतिक और कानूनी हलचल जो है वो तेज हुई है, जबकि सभी की नजरें अब अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। वहीं अयोध्या के राजघाट बाबा घाट के पास आयोजित श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब यज्ञशाला में अचानक से ही अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। ये महायज्ञ स्वामी जीयर जी महाराज के संध्या में दयाशंकर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौके पर मौजूद थे। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। घटनास्थल पर परिवहन मंत्री के साथ अभय सिंह भी मौके पर मौजूद रहे और हालातों का जायजा लिया। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है और इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि या फिर पशु हानि की सूचना नहीं मिली है। वहीं डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया है कि स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है और मामले में आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। थाना कैंट क्षेत्र में सरयू एक कथा का और यज्ञ का कार्यक्रम विगत दिनों से चल रहा था, जिसके दृष्टिगत यहाँ पर पुलिस फोर्स की और फायर की लगातार ड्यूटी लगी हुई थी। आज यहाँ पर सूचना मिली कि यज्ञशाला के पास से कुछ आग लगने की जानकारी हुई है। तत्काल यहाँ पर मौजूद जो फायर टैंकर है और यहाँ पर जो फोर्स है उनके द्वारा आग पर काबू पाने के लिए अपना प्रयास स्टार्ट कर दिया गया और अतिरिक्त फायर टैंकर्स और फोर्स के लिए कंट्रोल रूम के माध्यम से यहाँ पर तत्काल पहुंचा। यज्ञशाला के अलावा यहाँ पर जो गौशाला है उसकी भी जो वहाँ पर भी आग की सूचना थी, तो दोनों जगह पर फायर टेंडर द्वारा आग पूर्णतः बुझा ली गई है। अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार और आयोजकों से बात करने के अनुसार किसी प्रकार की कोई जनहानि संज्ञान में नहीं आई है, परंतु जहाँ जहाँ पर आग लगी है उसको विस्तृत रूप से फायर के अधिकारियों द्वारा उसका इंस्पेक्शन किया जा रहा है, कारणों का भी इंस्पेक्शन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो कथा में लोग आए हुए हैं, जिस पंडाल में रुके हुए हैं, उसका भी इंस्पेक्शन किया जा रहा है। ये इंश्योर किया जा रहा है कि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय दौरे के दौरान कानपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिषद में आयोजित MSME इंटर्नशिप कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन में भाग लिया और इस अवसर पर उन्होंने प्रदर्शनी में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और वहां पर प्रस्तुत नवाचार, स्वरोजगारों से जुड़ी पहल और युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने वाले प्रयासों की सराहना की। उन्होंने आयोजन युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी प्रेरित करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ अब तेजी से आम लोगों तक पहुंच रहा है, जिससे विकास की गति जो है वो मजबूत हो रही है। धूप जिस धूप की आप बात कर रहे हैं, धूप हमेशा अच्छी होती है, सभी नागरिकों के लिए अच्छी होती है, विशेष करके उद्यमियों के लिए और किसानों के लिए अच्छी होती है। आप कहेंगे कि मैं धूप पर बोलने लगा, सही मायने में जिस प्रदर्शनी को मैं देखने आया हूँ, मुझे इस प्रदर्शनी को देख करके बहुत प्रसन्नता हुई, इसलिए कि ये उद्यमिता का प्रथम चरण है। जो हमारे नौयुवा हैं, अब उनको उत्तर प्रदेश सरकार से मदद मिल रही है, केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत मदद मिल रही है और मुझे अच्छा लगा
ये कानपुर रीजन का एक प्रदर्शनी है और इसको आगे भी मैंने इनको सलाह दी है कि इसको प्रदेश के हर क्षेत्र में, एक बहुत पहले योजना थी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की, जो कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, बहुत सफल हुई। वहीं कौशाम्बी में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव के पूर्व प्रधान ने अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने उन्हें निशाना बनाते हुए बेहद ही नजदीक से कनपट्टी पर गोली मारी है, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही गांव और आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों में दहशत और आक्रोश का माहौल पैदा हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल ही घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके से साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और हमलावरों की पहचान कर उन्हें जल्दी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। घटना के बाद से इस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है और ग्रामीणों में लगातार पूछताछ कर मामले की हर पहलू की जांच की जा रही है। सुबह लगभग 7 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना पिपरी क्षेत्र के औधन ग्राम में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि जो मृतक है उनका नाम बादाम सिंह है, उनकी उम्र लगभग 55 वर्ष है। ये यहाँ ग्राम औधन के बाहर एक निर्माण करवा रहे थे, रात में यहीं रुके थे। यहीं पर उनके साथ रात में लगभग घटना हुई है। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर उसको पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। परिजनों द्वारा जो तहरीर दी जा रही है उसके आधार पर थाना पिपरी पर अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच की जा रही है और फील्ड यूनिट भी मौके पर है। जो भी तथ्य हम लोग को प्रकाश में आते हैं उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है। वहीं बदायूं क्षेत्र के ग्राम पंचायत गुरा बरेला में आयोजित 5 दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के अवसर पर पूरे गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक का उत्सव देखने को मिला। यज्ञ स्थल पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं और परिक्रमा कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। वैदिक मंत्रों उच्चारण, भजन, कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल से सराबोर हो गया है, जिससे वातावरण पूरी तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया है और इस पावन आयोजन में ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों का विशेष उत्सव और सहयोग देखने को मिल रहा है, जहाँ सभी लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेकर आयोजन को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आयोजन समिति द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए व्यवस्थाएं भी सुव्यवस्थित ढंग से की गई हैं, जिससे दूर दराज से आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और इस प्रकार का विशाल धार्मिक अनुष्ठान न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि सामाजिक एकता और सामूहिक सहभागिता का भी उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। वहीं मिर्जापुर से खबर है, जहां पर मिर्जापुर घंटाघर क्षेत्र में श्री राम जन्मोत्सव के अवसर पर निकाली जा रही भव्य शोभा यात्रा के दौरान उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित होने से नाराज राम भक्तों ने सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि शोभा यात्रा जैसे ही घंटाघर चौराहे के पास पहुंची, उसी दौरान लंबे समय से बिजली न आने के कारण श्रद्धालुओं में नाराजगी बढ़ गई और उन्होंने जुलूस को रोककर धरना दे दिया। लगभग 2 घंटे तक शोभा यात्रा रुकी रही और क्षेत्र की यातायात व्यवस्था भी प्रभावित रही और लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तत्काल आपूर्ति बहाल करने की मांग की। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और इस दौरान नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा भी मौके पर पहुंचे और बिजली विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि समय पर बिजली बहाल करने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी आपूर्ति शुरू नहीं की गई। अभी जब बात किए तो कहे कि पानी बरस गया, ये सब वो बता रहे हैं। अगर इसमें साजिश नजर आएगा तो उनके खिलाफ में कठोर से कठोर कार्रवाई कराने का काम करेंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं। लेकिन अगर उनका गलती नहीं होगा तो किसी के साथ अन्याय भी नहीं होगा। अभी जब बात किए तो वहीं सीतापुर की सड़कों पर आज महिला सशक्तिकरण का उत्साहपूर्वक दृश्य जो है वो देखने को मिला है, जब रन फॉर एम्पावरमेंट कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं ने सुरक्षा और आत्मनिर्भरता और जागरूकता का सशक्त संदेश दिया। महिला थाना क्षेत्र से सुबह लगभग 8 बजे इस जागरूकता दौड़ की शुरुआत की गई, जिसका आयोजन मिशन शक्ति अभियान के तहत किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ जो है अंकुर अग्रवाल के निर्देश में आलोक कुमार सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया और इस अवसर पर महिला पुलिसकर्मी के साथ साथ विद्यालय के छात्रों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए समाज में महिला की सुरक्षा और सम्मान के प्रति जागरूकता फैलाने का संदेश दिया। ये आज मिशन 5 के तहत एक रन फॉर एम्पावरमेंट का कार्यक्रम था जो द्वितीय चरण के पहले 10 दिन में किया जाना था, जिसमें स्कूल की बच्चियों और आरटीसी की रिक्रूट महिला आरक्षियों द्वारा भाग लिया गया, जो महिला थाने से पुलिस लाइन तक आयोजित की गई। ये महिलाओं की सुरक्षा और स्वावलंबन और उनको जागरूक करने के तहत। वहीं हरदोई क्षेत्र में वाहन से कुचलकर हुई एक मौत के बाद से विवाद इतना बढ़ गया कि हिंसक झड़प में तब्दील हो गया और कुल 3 लोगों की जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच शुरू कर दी है। तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जबकि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन भी किया गया है। स्थिति को देखते हुए गाँव में एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। देखिए, एक वाहन के साथ जो टकराव हुआ था उसके बाद जो मृतक परिवार के लोग हैं वो आकर के जो गाड़ी चला रहे थे उनके ऊपर अटैक करके उनके बाद में मृत्यु हो गई है, तो हत्या की गई है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। इस पर तुरंत मुकदमा लिख के अग्रिम कार्रवाई करने के लिए निर्देश किए गए हैं। अभी यहाँ पे मौके पर 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया है और एक टीम अलग से भी लगी हुई है ताकि उस जितने भी लोग हैं जहाँ भी छुपे हो तो उनको तुरंत पता करके उनके खिलाफ नियमानुसार जो भी गिरफ्तारी और जेल भेजने की कार्रवाई हमें करनी पड़ेगी। साक्ष्य संकलन के लिए भी फॉरेंसिक टीम वगैरह को भी मौके पर बुलाया गया और एडिशनल एसपी साहब और एडिशनल एसपी सीओ के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स यहाँ पे है। तो अग्रिम जो भी विधिक कार्रवाई हो वो करवा दिया जाएगा। देखिए, एक पीलीभीत क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के पास से एक युवक के साथ अमानवीय मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक को पहले बंधक बनाकर खंभे से बांध दिया गया और फिर उसके साथ लगातार 3 दिनों तक बेरहमी से मारपीट की गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। अधमरी हालत में पहुंच गया युवक और परिजनों का यह भी आरोप है कि मारपीट के दौरान युवक को नशा देकर उसके साथ बर्बरता की गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद से पीड़ित परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद से क्षेत्र में आक्रोश और दहशत का माहौल बना हुआ है, जबकि पुलिस मामले की सभी पहलुओं की जांच में जुटी हुई है। वहीं अलीगढ़ क्षेत्र के दुर्गापुरी पटेल नगर में एक व्यक्ति ने अपनी दूसरी पत्नी पर घर के लोगों को नशीला पदार्थ खिलाकर सोने चांदी के जेवरात और करीब 45,000 रुपए नगद लेकर फरार होने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। मेरे साथ घटना हुई। मेरी पहली वाइफ बीमार रहती थी, उसका लीवर डैमेज होकर खत्म हो गई थी। मेरे भाई ने दूसरी शादी कराई मेरी। कहाँ से हुई थी आपकी शादी? पला से हुई थी सर। अच्छा, कौन लड़की है वो? सिमरन नाम की लड़की है, जाटक समाज से। कब हुई थी शादी फिर आपकी? 9 मार्च 2025 में। फिर क्या हुआ? वो मेरे साथ रही 6 महीने रही सर। 6 महीने के बाद वो चली गई अपने कहते। फिर 6 महीने बाद मैंने उसको खूब बूढ़ा, कुछ पता नहीं पड़ा। 6 महीने बाद फिर वो अपने आप आई मेरे पास। उसने मेरे हाथ जोड़े, पैर छू गए कि गलती आपसे नहीं होगी, अब मुझे रख लीजिए। मैंने उसको रख लिया अपने पास और अब आगे 1 महीने रह गए वो अपने सब सामान समेट के मेरे घर से फरार हो। वहीं संभल में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि दुकान का शटर लगने की ओर लेकर 2 पक्षों के बीच मामूली कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते विवाद और मारपीट में बदल गई। आरोप है कि मारपीट के बाद एक पक्ष की ओर से फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया। घटना के बाद से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण करके मामले की जाँच शुरू कर दी है। ये हमारे यहाँ शटर नहीं लगाने दे रहे ये लोग, विपक्षी लोग। कहाँ पर? यहाँ पे हम खड़े हैं। कौन सा बाजार है ये? बड़ा बाजार। क्या मामला? शटर लगाने के लिए हम अपने लेंटर के नीचे शटर लगा रहे हैं, तो ये लोग शटर नहीं लगाने दे रहे। सुबह हम ये बैठे थे, यहाँ पे भतीजे बैठे थे, शटर वालों को भगा दिया गाली गलौज करके और भतीजों के संग अंदर घुस के मारपीट करी इन्होंने। कौन लोग? ये सामने रहते हैं, निशांत और प्रशांत वासने। फिर क्या हुआ? वो भतीजे के जब विवाद ज़्यादा बढ़ गया तो भतीजे गोली मार दी इन्होंने।
गोली कितना मारी थी? निशांत वासनी ने। तो जैसे कि हमें पता चला है कि हाँ सीने पे इन्होंने ताली थी, लेकिन वो घूम गए तो उनके हाथ पे लग गई है। किसके लगी थी गोली? गोली मेरे देवर से। क्या नाम उनका? निखिल। और किसने मारी है गोली? निशांत वासनी ने। तो आपके परिवार के हैं वो भी? ये हाँ, अब ये बता सकते हैं हमारे परिवार के, हम लोग तो बहू हैं अभी। उन्नाव जनपद के सिकंदरपुर क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने के बाद से मायके पक्ष ने ससुराल जनों पर हत्या का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि विवाह के बाद से ही महिला को लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और कई बार आर्थिक मांग पूरी करने के बावजूद भी उस पर दबाव बनाया जाता रहा। आरोप है कि दहेज में वाहन सहित अन्य सामान दिए जाने के बाद भी ससुराल पक्ष की मांग जो है वो लगातार जारी रही और महिला के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही मायके पक्ष में आक्रोश फैल गया है और परिजनों ने थाने पहुंचकर ससुराल जनों के खिलाफ तहरीर देकर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। घटना हमारी बहन को परसों हमको खबर मिली है कि मतलब जहर खिला के मार डाला गया। हमने फ़ोन किया तो नर्स ने उठाया लखनऊ मेडिकल कॉलेज में, उन्होंने बताया कि आपकी बहन एक्सपायर हो गई। हमने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि जहर का मामला है। तो हम लोग वहाँ पहुँचे। जब पहुँचे तो हम लोगों को भी मिट्टी भी देखने नहीं दिया गया। कल सारा दिन परेशान है, तब शाम को मिली। जब मिट्टी मिली तो ससुराल पक्ष वाले चले गए, भाग गए। उसके पहले वो लोग पैसे मांग रहे थे हम लोगों से। पीलीभीत से खबर है, जहां पर राजधानी लखनऊ तक आयोजित गोमती दर्शन यात्रा के प्रथम चरण का शुभारंभ श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। ये पदयात्रा 28 मार्च से 4 अप्रैल तक आयोजित की जा रही है, जिसे उद्देश्य जीवनदायिनी आदि गंगा कही जाने वाली गोमती नदी के संरक्षण, स्वच्छता और पुनर्जीवन के प्रति समाज और प्रशासन को जागरूक करना है। यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर विभिन्न जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और मां गोमती का विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया है और इस अभियान के माध्यम से नदी के अस्तित्व को बचाने, उनके प्राकृतिक स्वरूपों को सुरक्षित रखने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रेरित करने का संदेश भी दिया गया। देखिए, नदियां हमारी जीवनदायिनी है। नदियां हमारे शरीर की धमनियां हैं और नदियों का उद्गम, गोमती का उद्गम यहाँ से हुआ है और गोमती में आगे जाते जाते पानी कम होता जा रहा है। हम ये देखने आए हैं यहाँ पर आज खास तौर से कि गोमती का जहाँ उद्गम हो रहा है वहाँ पानी पूरा रहे, गोमती की सफाई रहे, गोमती में बायोडाइवर्सिटी रहे और गोमती के अंदर जो नदी है इसके अंदर जो लाइफ है वो लाइफ मेंटेन। यहाँ मछलियाँ हैं, कछुए हैं, मगरमच्छ हैं और बहुत से प्लांट्स हैं जो और जगह नहीं मिलते, वो सब जीवित हैं, कोई भी एक्सटिंक्ट ना हो और हम इसके लिए कोशिश करेंगे गोमती नदी में पानी का बहाव हो। यहाँ के आम लोगों से हमने कहा है इस बात को देखो कि नदी हमारी साफ रहे और पॉलीथीन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करो। नदी के किनारे पेड़ लगवाए जाएंगे, जिस नदी के किनारे पेड़ लगे होंगे वो नदी नहीं सूखेगी और जिस पेड़ के किनारे नदी होगी वो पेड़ नहीं सूखेगा। तो हम यहाँ पे ये सब काम करेंगे और उसके साथ ही साथ आसपास के नगरों से कह दिया जाएगा कि कहीं भी कोई भी सीवर या नाला बिना ट्रीटमेंट के गोमती नदी में नहीं। वहीं मिर्जापुर में नवरात्र पूर्ण आहुति के उपरांत श्री राम जन्मोत्सव के अवसर पर नगर में भव्य शोभा यात्रा बड़े ही उत्साह, श्रद्धा और धूमधाम के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा की शुरुआत हनुमान मंदिर परिसर से दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद से ये नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए आगे बढ़ी और इस दौरान पूरा शहर भगवामय रंग से सराबोर दिखाई दिया और जगह जगह तोरण द्वार सजाकर श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का अभिनंदन किया, जिससे वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय हो उठा। देखिए, तरह तरीके से गदा लेकर भी यहाँ पर लोग जो नौजवान हैं भगवान राम की शोभा यात्रा में शामिल है। जी बताएं, भगवान राम की शोभा यात्रा में शामिल है। नवरात्र की पूरा आहुति हुई है। भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, किस तरीके से उनके मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आचरण से आप लोग सीखते हैं, नगर की जनता को किस तरीके से संदेश देते हैं आने वाले समय में, किस तरीके से भगवान राम जो आज पूरा भारत भगवामय हुआ, क्या आज हम लोग इस श्री राम जी के भव्य शोभा यात्रा में शामिल है हम लोग और उत्साह के साथ सभी नगरवासी
घर घर से निकल के श्री राम जी की यात्रा में शामिल है और सब श्री राम जी जैसे बने, माता सीता जी जैसे बने, यही कामना है सभी लोगों से। देखिए, भगवान राम के जो अनन्य भक्त कहे जाते भगवान हनुमान, अब देखिए भगवान हनुमान की ये गदा लेकर ये नवयुवक खड़े, आज के नवयुवकों में जिस तरीके से भगवान के आचरण को लेकर जो आत्मीकरण हो रहा है, अपने आप में ये दुर्लभ देखा जाता है। जी, किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे? मैं शोभा यात्रा का कार्यक्रम प्रभारी भी हूँ, मैं राहुल चंद्र जैन, और मैं ये कहना चाहूंगा, आज आप पूरा शहर देखिए, सब एक ही रंग से रंगा हुआ है, वो भी भगवा रंग से रंगा हुआ है, क्योंकि एक ही सत्य है भगवान श्री राम, और वही अनन्य सत्य है भगवान श्री राम। चाहे वो बच्चे का जन्म हो तो भी श्री राम को धन्य कहा जाता है, और 24 घाट की आखिरी यात्रा भी भगवान श्री राम के साथ समाप्त होती है। तो भगवान श्री राम को ध्यान दीजिए और भगवान श्री राम के आदर्श पे चलिए, सबको मौका दीजिए, सबके साथ चलिए। जय श्री राम। तो इस तरीके से आपने देखा कि जैसा कहा गया कि जन्म के साथ साथ मृत्यु के समय भी भगवान राम का ही नाम लिया जाता है, और आज के समाज को सिर्फ भगवान राम के आचरण को ही लेकर उनका पालन करना चाहिए। एक सभ्य समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आचरण को अपने जीवन में उतारेंगे। वहीं हरदोई क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर मामले से जुड़े 3 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार घेराबंदी के दौरान आरोपियों ने फायरिंग की, जिससे जवाब में आत्मरक्षा कार्रवाई में 2 आरोपी घायल हो गए। उनके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। घायलों को अस्पताल भेजा गया है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। जरिए मुखबिर थाना सुरसा पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना सुरसा में दिनांक 27 मार्च 2026 को ग्राम ढोलिया में घटित घटना, जिसमें एक व्यक्ति की पिकअप डाले से टक्कर लगने से मृत्यु हो जाने के पश्चात मृतक के परिजनों द्वारा दूसरे पक्ष के लोगों के साथ मारपीट की गई, जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। जिस संबंध में थाना सुरसा पर अभियोग 95/26 भी पंजीकृत था। उक्त अभियोग से संबंधित 3 अभियुक्त एक मोटरसाइकिल से थाना सुरसा से थाना बिलग्राम की तरफ भाग रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी सुरसा मैं हमरा टीम के साथ अभियुक्तों का पीछा किया गया। अभियुक्तों द्वारा मंझिला पुल के निकट अपने को घिरा पाकर पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। आत्मरक्षा पुलिस द्वारा जवाबी फायर किया गया, जिसमें 2 अभियुक्त जिनके नाम अतुल कुमार व अनूप पांडे पुत्र स्वर्गीय देवी सहाय पांडे, ये घायल हुए। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।